हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएमपीसी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्ज़ाम 2025 के लिए। ठीक है, 24-25 के लिए हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्लास 11th की बात करेंगे और चैप्टर होगा हमारा, चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आप क्लास 11th में पहुँच चुके हैं तो आप भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा। हम लोग हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली पढ़ेंगे और आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, हर एक चीज़ को हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो क्लास 11th का चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इस चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 टाइप्स के लॉ दिए गए हैं। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उसके बाद में 5th नंबर लॉ है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या फिर गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस 5 टाइप्स के लॉ पढ़ेंगे। अब उसमें से पहला लॉ अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो ये है क्या, इन अ फिजिकल और केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं तो कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, चाहे उसमें फिजिकल चेंजमेंट हो या फिर उसमें केमिकल चेंज हो, किसी भी रिएक्शन में जब भी चाहे वो फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो, उसमें जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा या प्रोडक्ट इक्वल टू रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास होता है। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में हमें बताया गया है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी टोटल मास जो प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में दिया गया है AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, ये रिएक्टेंट पार्ट है और ये हमारा प्रोडक्ट पार्ट है हमारा AgCl और NaNO3। तो देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट पार्ट का अगर हम लोग क्या करते हैं, मास को ऐड करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, यानी इनको ऐड करेंगे तो ये सब क्या होगा, इक्वल। जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे कि अगर रिएक्टेंट 170 प्लस 58.5 इक्वल किसके, 143.8 प्लस 85 इक्वल किसके, ये 228.5 के हैं। ठीक है, मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद एक नोट दिया गया बच्चों। नोट क्या है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। अगर हम मैटर की बात करते हैं बच्चों तो मैटर को ना ही तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एंड नॉट क्रिएटेड, मतलब ना ही तो उसको क्रिएट किया जाता है। ओके, हम इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे। लिमिटेशंस क्या होती हैं कि दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ओके, तो ये इस लॉ की क्या होती है, लिमिटेशंस होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है यहाँ तक। उसके बाद में हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अ केमिकल कंपाउंड
ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट, है ना, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट एंड देयर प्रपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज डेफिनाइट। उनका जो प्रपोर्शन होगा बाय मास वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज डेफिनाइट एंड कांस्टेंट। डेफिनाइट होगा और कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे रेशियो ऑफ H2O, अगर H2O के रेशियो में देखें तो H रेशियो O बाई मास की बात करते हैं इन H2O इज ऑलवेज 1:8, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं बट द रेशियो ऑफ C रेशियो O बाई मास इन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इज ऑलवेज 12.32, इट मीन्स, या फिर इसको कह सकते हैं 3:8 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनाइट, लॉ ऑफ डेफिनाइट, ठीक है। अब इसके बाद में हम चलेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लॉ की ओर, ठीक है। नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा लॉ होगा, लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करेंगे तो दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन। सबसे पहले पूछा जाए आपसे कि इस लॉ को किसने दिया, तो इस लॉ को दिया था डाल्टन ने, ठीक। अब डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे चीज़ों को। इस लॉ में बताया क्या गया है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 or more कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट कंबाइंड होते हैं तो क्या होगा, टू फॉर्म यानी फॉर्म करेंगे 2 or more कंपाउंड, तो हो सकता है 2 कंपाउंड्स बनाए या फिर मोर देन हो सकता है ज़्यादा कंपाउंड बनाए। देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द सेम मासेस अदर एलिमेंट आर इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर। मतलब यहां पे ये बताया गया है देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो हो सकता हो उसका जो मास हो वो डिफरेंट हो, है ना। एंड जैसे कहीं पर सिंगल O है, कहीं पर O2 है, तो एलिमेंट तो एक है लेकिन इसका जो मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। विच कंबाइन विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो सेम मास के अदर एलिमेंट जैसे कार्बन, है ना, तो कार्बन चाहे CH4 में कार्बन की बात कर लो चाहे CO2 में, तो यहां पर क्या है कि कार्बन का जो मास है वो दोनों कंपाउंड में क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो अगर उसके साथ यानी अदर एलिमेंट आर इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर, ठीक है। देखो एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म CO एंड CO2। देखो एक तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ, यहां पर देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बना CO2, है ना। अब इसमें भी कार्बन है और इसमें भी ऑक्सीजन है, बन क्या रहा, CO2 बनना। दूसरा अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनना। तो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, अब देखो सेम एलिमेंट है, ठीक। यहां पर कार्बन क्या है, कार्बन दोनों में सेम मास है, सिंगल है। जबकि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहां पर दोनों में चाहे CO2 की बात करें या फिर CO में बात करें या डिफरेंट मास है। तो अगर सेम मास वाला एलिमेंट डिफरेंट मास वाले एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा इन द सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर, ठीक। एग्जांपल में तो देखो अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अगर हम इन CO की बात करते हैं, कार्बन CO में बात करते हैं 12 ग्राम कार्बन कितना है CO में, भाई CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम बात करेंगे कार्बन कितना दिया गया बच्चों, 12 ग्राम कंबाइन विद 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये क्या करता है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रिएक्शन करता है। और दूसरे साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन सेम है 12 ग्राम कार्बन, यहाँ पर कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है कि कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। Thus the ratio of masses oxygen which combine with 12 gram is 16:32
या फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1:2 इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखो कैसे, देखो चाहे CO2 में CO2 की बात करो तो क्या होगा 12, रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पर 32, और CO की बात कर लेते हैं तो 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। ठीक, तो यहाँ पर कार्बन तो सेम है, तो ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, इसको सिंपल कर लूँ 32 रेशियो कितना हो गया 16, तो कितना आ जाएगा 2:1, है ना। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। उसके बाद में हम चलते हैं बच्चों लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करें तो रिक्टर ने इस लॉ को गिवन यानी दिया था। ठीक है, ये लॉ कहता क्या है, देखो 2 एलिमेंट्स A एंड B, 2 एलिमेंट्स हैं जिनका नाम हमने दे दिया A एंड B, वुड कंबाइन इन द सेम रेशियो ऑफ मासेस। अगर वो सेम मासेस के रेशियो में कंबाइन होते हैं आर सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे सेपरेटली कंबाइन विद फिक्स मासेस, फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट C। समझते हैं इसमें, जैसे हमने ये यहाँ पर ले लिया मेथेन। देखो मेथेन की बात करते हैं तो CH4, कार्बन कितना 12, ठीक, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं CO2। अब देखो यहाँ पर कार्बन कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका सिंपल रेशियो देखें तो कितना होगा, 4 से डिवाइड करो 3:1। ठीक, यहाँ पर देखो 3:8 हो रहा, मतलब यहाँ पर देखो इसका 3:8। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर कार्बन तो सेम है, तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आएगा 1:8, ये इन दोनों का निकल के आया। ठीक, अब इन दोनों का रेशियो इसके इक्वल होना चाहिए। कैसे इक्वल होगा, तो अगर हम H2O की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हम H2O की बात करेंगे, यहाँ पे हम H2O की बात कर लेते हैं H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, सिंपलेस्ट फॉर्म मिलाओ तो 1:8। ठीक, इन दोनों का इसके इक्वल में होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद में गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, इस लॉ को भी हम समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट लॉ है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, है ना। क्या बताया गया, व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस क्या होती हैं, गैसें रिएक्शन करती हैं एंड रिएक्ट दे डू सो in simple multiple ratio of volume and if the product formed are also gases, है ना। तो देखो जब गैसेस फॉर्म में अगर कोई चीज रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट भी गैसेस फॉर्म में बनेगा। ऑल वॉल्यूम्स बियर सिंपल रेशियो प्रोवाइडेड, है ना। ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे बच्चों। यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे यहां पर हाइड्रोजन जो कि गैसेस फॉर्म में, क्लोरीन वो भी गैसेस फॉर्म में, तो कॉमन सी बात है यहां पर जो प्रोडक्ट बनना है वो भी गैसेस फॉर्म में बनना है। ठीक, यहां पर हमने 1 वॉल्यूम लिया हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम क्लोरीन का लिया, और यहां पर क्या बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि 2 वॉल्यूम बना, 2 वॉल्यूम बने। इनका जो सिंपलेस्ट रेशियो के अगर रेशियो H2Cl2 एंड HCl इज, इनका जो रेशियो होगा वो क्या है, वो रेशियो बनेगा 1:1:2। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने लॉ पढ़े, इंपॉर्टेंट लॉ थे और आपके इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट जेईई वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।